हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 परागण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। और आज हम लेकर के आए हैं इसका 5वां पार्ट। देखिए, बात करें अगर पिछली क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये जो स्त्री केसर है जिसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। फूला हुआ भाग अंडाशय, जिसके भीतर ये बीजांड होता है। बीजांड के भीतर 7 कोशिकीय रचना मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश होता है। तो ये तो स्त्री केसर। और हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि किस प्रकार स्त्री केसर पर एक परागकण आता है, और सबसे पहले यहाँ पर इस परागकण और इस वर्तिकाग्र के बीच में पारस्परिक अनुक्रिया होती है। अगर ये उसी जाति का होता है, सेम जाति का होता है, तो यहाँ पर इसका अंकुरण हो जाता है। और अंकुरण के फलस्वरूप, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नलिका ब्लैक कलर में, इस नलिका का निर्माण होता है जिसे पराग नलिका कहते हैं। और फिर ये पराग नलिका धीरे धीरे आगे वृद्धि करती जाती है। रासायनिक गति के फलस्वरूप या रसायनानुवर्ती गति के फलस्वरूप ये पराग नलिका आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ करके फाइनली सबसे पहले ये बीजांड में प्रवेश करती है, और बीजांड में प्रवेश करने के बाद ये भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। तो इस मार्ग पर भी हमने चर्चा कर ली थी कि जो पराग नलिका बनती है, पराग नलिका की जो वृद्धि होती है और आगे बढ़ती है, किस किस मार्ग से गुजरती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है पराग नलिका, है ना। ये जो अंदर बना रखी है हमने, ये क्या है, ये पराग नलिका है। तो सबसे पहले कहाँ एंटर करती है, वर्तिकाग्र में। फिर कहाँ आती है, गति करती हुई वर्तिका में। वर्तिका से फिर कहाँ आती है, अंडाशय में। और अंडाशय से फिर कहाँ जाती है, बीजांड में। बीजांड से कहाँ जाती है, लास्ट भ्रूण कोश में एंटर कर जाती है। तो आज का जो 5वां पार्ट हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि ये पराग नलिका बीजांड में किस प्रकार प्रवेश करती है। पहली बात हम बात करेंगे कि बीजांड में कहाँ से, कौन से भाग से प्रवेश करती है, और बीजांड में प्रवेश करने के बाद भ्रूण कोश में किस भाग से प्रवेश करती है। तो इस पर हम आज 5वें पार्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने ये कल की क्लास में पढ़ा था, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जब ये पराग नलिका यहाँ से अंकुरित होकर के आगे बढ़ती है, तो मैंने आपको बताया था कि अधिकांश पादपों में ये जो वर्तिका है, बेलनाकार भाग, ये वास्तव में क्या होती है, ठोस होती है। क्या होती है, ठोस होती है। यहाँ कोशिकाएं सघन रूप से व्यवस्थित होती है। लेकिन जब पराग नलिका यहाँ आती है, तो पराग नलिका का आगे वाला जो भाग है, शीर्ष वाला भाग, इसके द्वारा एक एंजाइम, पेक्टिनेज एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है। पेक्टिनेज एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है, जो इसके मार्ग में आने वाली कोशिकाओं पर स्त्रावित होता है। और स्त्रावित होने के बाद जब ये पेक्टिनेज एंजाइम इन कोशिकाओं पर जाता है, तो इनकी भित्ति को गला देता है। इस प्रकार से ये डिसॉल्व हो जाती है, और इस पराग नलिका के लिए क्या बनता जाता है, आगे निकलने का मार्ग बनता जाता है। तो ये बात मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी कि वास्तव में ये ठोस होती है, लेकिन यहाँ पर इस नलिका के द्वारा पेक्टिनेज एंजाइम स्त्रावित होता है। और वो पेक्टिनेज एंजाइम जहाँ से ये नलिका गुजर रही है, वहाँ की कोशिकाओं को गला देती है, और नलिका के लिए क्या बन जाता है, आगे बढ़ने का मार्ग बन जाता है। ये बात तो हम पढ़ चुके थे। लेकिन स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है कि अधिकांश पादपों में ठोस होती है। लेकिन जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो फैक्ट ये है कि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिसमें ये वर्तिका खोखली होती है। तो इन फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप फैक्ट में नोट लगा करके नोट नंबर 1 लिख सकते हैं कि कुछ प्लांट्स, जैसे एक है लीलियम व राइबीज, अधिकांश पादपों में तो क्या होती है, ठोस होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप लीलियम व राइबीज में जो वर्तिका है, राइबीज में वर्तिका कैसी होती है, तो यहाँ पर वर्तिका खोखली होती है। पहली बात। फैक्ट नंबर 2 पर अगर बात करें, तो हम ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जब ये वर्तिकाग्र पर ये परागकण आया था, तो ऐसा तो नहीं है कि आते ही अंकुरित हो गया था, आते ही इससे पराग नलिका निकल गई थी। कुछ समय इसने लिया अंकुरित होने के लिए। तो जितना समय ये परागकण अंकुरण के लिए लेता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद जितना समय ये अंकुरण के लिए लेता है, उस समय को कहा जाता है अंकुरण काल। क्या कहा जाता है, अंकुरण काल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वर्तिकाग्र
वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात पराग कणों के अंकुरण में लगा समय क्या कहलाता है? अंकुरण काल कहलाता है। देखिए छोटी छोटी बातें हैं जिन पर 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है, तो इनको भी हमें ध्यान में रखना है। क्या कहलाता है? अंकुरण। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अंकुरण काल किसे कहते हैं, तो हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया लेकिन हम अंकुरण काल की परिभाषा आ गई और हम उसको नहीं बता पाए तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो पहुंचने के पश्चात जितना समय अंकुरण में लेता है वो समय क्या कहलाता है? अंकुरण काल कहलाता है। अंकुरण काल कहलाता है। फैक्ट नंबर 3 की बात करें तो तीसरे नोट में आप लिख सकते हैं कि पराग नलिका की लंबाई कितनी होगी, है ना। कभी पूछा जा सकता है कि पराग नलिका की लंबाई कितनी होगी, ये किस बात पर निर्भर करता है। तो देखिए पराग नलिका की लंबाई वास्तव में उतनी ही होती है, ऐसा माना जाता है जितनी लंबाई किसकी होती है? वर्तिका की होती है। यानी कि पराग उतनी तो नहीं होती लेकिन इसकी लंबाई, अगर वर्तिका छोटी है तो पराग नलिका भी छोटी होगी, वर्तिका बड़ी है तो पराग नलिका भी बड़ी होती है। यानी इन दोनों में एक संबंध होता है। किसमें? इस वर्तिका में और इस पराग नलिका में क्या संबंध होता है? तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का आप संबंध लिख सकते हैं कि पराग नलिका की पराग नलिका की लंबाई किस पर निर्भर करती है? तो आप लिखेंगे वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, इसको भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि हम जब मक्का का एक एग्जाम्पल आया था तो मैंने बताया था कि मक्का की जो वर्तिका है वो बहुत लंबी होती है। तो कितनी लंबी होती है ये पूछा जा सकता है। तो मक्का में वर्तिका की लंबाई कितनी होती है? मक्का में वर्तिका की लंबाई होती है 450 mm। ये ध्यान रख सकते हैं आप, है ना, इसकी लंबाई। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, नोट नंबर 5, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के पादप हैं, कौन? कुकुरबिटेसी जिसमें जो बेल वाले पादप होते हैं वो कुकुरबिटेसी में जनरली आते हैं, ककड़ी वगैरह इस प्रकार से। वह मालवेसी में जैसे गुड़हल मालवेसी कुल का पादप है, तो कुकुरबिटेसी व मालवेसी कुल के पादप जो हैं उसमें कुल के पादपों में क्या विशेष होता है? तो यहाँ लिखेंगे आप पादपों में बहुनलिकीय परागकण पाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लास्ट वाले फैक्ट को समझिए। बहुनलिकीय परागकण का मतलब क्या है? बहुनलिकीय, तो यहाँ जो नलिकीय शब्द आया है एक्चुअल में वो पराग नलिका के लिए आया है। और बहुनलिकीय परागकण का मतलब क्या होता है? तो मतलब ये होता है जैसे आपने यहाँ इस परागकण को देखा तो यहाँ से एक ही पराग नलिका निकली, तो ये तो एक नलिकीय परागकण है। लेकिन कुछ परागकण ऐसे हो सकते हैं जिसमें जनन छिद्रों की संख्या 1 से अधिक हो सकती है। तो जितने जनन छिद्र हैं उतनी ही पराग नलिकाएं निकलेगी। इस प्रकार से अलग अलग जब अंकुरित होगा परागकण तो 1 से अधिक पराग नलिकाएं निकल करके आगे वर्तिका में एंटर कर सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वर्तिका है और यहाँ से कई सारी पराग नलिकाएं निकल गई, तो ये जो परागकण है ये परागकण क्या है? बहुनलिकीय परागकण है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि भले ही यहाँ से कई नलिकाएं निकल सकती है लेकिन जो ग्रोथ करेगी वो एक ही करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ ये नष्ट हो जाएगी, यहाँ ये भी नष्ट हो जाएगी, यहाँ ये भी नष्ट हो जाएगी, तो आगे जो ग्रोथ है वो ग्रोथ केवल किसकी होगी?
एक की होगी, लेकिन इस प्रकार का परागकण क्या कहलाएगा? इस प्रकार का परागकण बहुनलिकीय परागकण कहलाएगा। और ऐसा किसमें होता है? तो हमने एग्जाम्पल लिखा है कुकुरबिटेसी व मालवेसी कुल के पादपों में इस प्रकार के बहुनलिकीय परागकण पाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो भी आपको इस टॉपिक से यानी पराग नलिका की वृद्धि से या पराग नलिका से संबंधित ये टॉपिक्स हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक की बात तो हमने ये पुराने चैप्टर से रिलेटेड बातें थी, पुराने टॉपिक से रिलेटेड बातें थी, तो इस पर हमने पुनः प्रकाश डाला। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक जैसा मैंने आपको शुरू में वीडियो के प्रारंभ में बताया, क्लास के प्रारंभ में बताया कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ये पराग नलिका से संबंधित ही रहेगा। लेकिन रहेगा क्या कि पराग नलिका जब एंटर कर रही है, अंडाशय तक तो आ रही है, लेकिन अंडाशय के बाद कहाँ जाएगी? बीजांड में, और बीजांड के बाद कहाँ जाएगी? भ्रूणकोश में। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, पहला टॉपिक तो क्या रहेगा? पहला टॉपिक तो रहेगा कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश किस प्रकार होगा। अब जब बीजांड में प्रवेश हो जाएगा, पराग नलिका पहले बीजांड में जाएगी, तो फिर बीजांड से भ्रूणकोश में कैसे एंट्री लेगी? यानी दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश कैसे होगा। तो ये आज के दो मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, प्रश्न बन सकता है परीक्षा में, तो इन टॉपिक्स पर हम आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कैसे होगा। देखिए मैंने यहाँ सिर्फ बीजांड बनाया है, हालांकि बीजांड किसके अंदर है? अंडाशय के अंदर है। अगर आप चाहें तो मैं एक रफली आपको एक डायग्राम बना करके बता सकता हूँ कि वास्तव में रचना किस प्रकार की है। कि यहाँ से ये वर्तिका आ रही है ना, वर्तिका, और वर्तिका के बाद फिर ये फूला हुआ भाग क्या है? ये फूला हुआ भाग अंडाशय है, जिसकी भित्ति से ये बीजांड व्रंत के द्वारा ये क्या जुड़ा हुआ है? बीजांड जुड़ा हुआ है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या बनाया है? बीजांड बनाया है, ठीक है। तो इस बीजांड में जब वर्तिका कहाँ से आ रही है? जैसा कि आपने देखा वर्तिका यहाँ से आ रही है, वर्तिका यहाँ से आ रही है, ठीक है। अंडाशय में आ गई, अंडाशय में आ गई। अब अंडाशय के आने के बाद इसको किस में एंटर करना है? इसको बीजांड में एंटर करना है। किस में एंटर करना है? बीजांड में। तो अब ये बीजांड में कहाँ से एंटर करती है? ठीक है, कहाँ से एंटर करती है, इस बात को हमें समझना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 3 बीजांड के अलग अलग डायग्राम बनाए हैं। इसका मतलब साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से हो सकता है। और ये 3 प्रकार कौन कौन से, हम उसे ही समझते हैं। देखिए जब पराग नलिका अंडाशय में प्रवेश करती है तो मैक्सिमम पादपों में जो इसका रूट होता है बीजांड में प्रवेश करने का, वो क्या होता है कि ये पराग नलिका यहाँ से इधर मुड़ जाएगी, ठीक है। यानी ये अभी बीजांड में एंटर नहीं की है, केवल अंडाशय में ही मूव कर रही है, अंडाशय की भित्ति के सहारे सहारे आगे बढ़ रही है। ये अंडाशय, जैसा कि हमने कल वाले में भी पढ़ा था, जो हमने वर्तिका पराग नलिका की वृद्धि वाले में भी हमने इसी प्रकार से पढ़ा था। तो मैक्सिमम पादपों में, अधिकांश पादपों में यही होता है कि ये अंडाशय के सहारे सहारे आगे बढ़ेगी पराग नलिका, और फाइनली बीजांड में प्रवेश करेगी यहाँ से। यहाँ से फाइनली इसने क्या किया? बीजांड में प्रवेश किया। अब यहाँ से मतलब कहाँ से? तो 3 भाग आप इस बीजांड के यहाँ मोस्टली ध्यान रखना। ये वाला भाग क्या है? तो ये वाला भाग है निभाग। ये वाले भाग जो परतें बन रही है ये क्या है? तो आपको पता होगा ये क्या है? ये है अध्यावरण। मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। और देखिए जहाँ से एंटर किया है अभी फिलहाल, ये वाला भाग क्या है? तो इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। ये वाला भाग होता है बीजांड द्वार। क्या होता है? बीजांड द्वार। तो आप बताइए पराग नलिका कहां से प्रवेश करी है? बीजांड में। आपको साफ दिख रहा है पराग नलिका ने कहां से प्रवेश किया है? बीजांड में, बीजांड द्वार से प्रवेश किया है। तो ये पहला टाइप हो जाता है कि अगर पराग नलिका बीजांड में कहां से प्रवेश करे? बीजांड द्वार से प्रवेश करे, तो इस प्रकार के प्रवेश को क्या कहेंगे आप? इस प्रकार के प्रवेश को आप कहेंगे बीजांड
द्वारी प्रवेश। क्या है ये? क्योंकि बीजांड द्वार से एंटर किया है बीजांड में, तो ये हो गया पहला टाइप, बीजांड द्वारी प्रवेश। और बीजांड द्वारी प्रवेश किन पादपों में पाया जाता है? तो मैंने बताया, उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं, अधिकांश पादपों में ऐसा ही होता है, अधिकांश पादप, अधिकांश पादप में ऐसा ही होता है। दूसरी कंडीशन पे चर्चा करते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है? तो दूसरी कंडीशन में जैसे पराग नलिका है, मैं चारों तरफ का जो आवरण है वो नहीं बना रहा हूं, आप समझ ही गए हैं, अंडाशय में है। पराग नलिका कहां से आ रही है? तो पराग नलिका यहाँ वर्तिका से आ रही है, ये अंडाशय में एंटर कर जाती है पहले। अब कहाँ एंटर करेगी? तो सीधा यहाँ निभाग को ही भेदते हुए, निभाग को ही भेदते हुए अंदर धंस जाती है। तो बीजांड में एंट्री हो गई इसकी। मैं भ्रूणकोश में एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, अभी केवल किसकी बात कर रहे हैं? बीजांड में। तो बीजांड में एंट्री हो गई, बीजांड में प्रवेश हो गया। अब आप बताइए कहां से हुआ? कहां से हुआ? तो ये हुआ निभाग से। कहां से हुआ? निभाग से। तो इस प्रकार का प्रवेश अब क्या कहलाएगा? तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा निभागी प्रवेश। क्या कहलाएगा? निभाग से बीजांड में घुसी है पराग नलिका, तो इसको क्या कहेंगे? निभागी प्रवेश। और ऐसा किस में पाया जाता है? तो ये सभी पादपों में नहीं पाया जाता, ऐसा पाया जाता है, इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे केजुराइना के पादप में ऐसा होता है जहां निभाग से डायरेक्ट पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर जाती है। तो एग्जाम्पल विशेष ध्यान रखना है, किसमें होगा? केजुराइना। केजुराइना के बाद एक होता है जुगलेंस, जुगलेंस। इसी प्रकार एक और पादप आप लिख सकते हैं यहां पे, बिटूला, बिटूला। तो इन पादपों में कहां से प्रवेश होता है? इन पादपों में होता है निभाग से प्रवेश, और इस प्रकार के प्रवेश को क्या कहते हैं? निभागी प्रवेश कहते हैं। बात करते हैं तीसरे टाइप पे कि और कहां से एंट्री हो सकती है। तो तीसरे टाइप की अगर मैं बात करूं तो यहां क्या होता है? पराग नलिका आई पहले अंडाशय में, अब इस वाले में तो निभाग में डायरेक्ट धंस गई थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, ये वापस वही अंडाशय की भित्ति के सहारे आगे बढ़ेगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन देखिए अगर पूरा आ गई और यहां से गई तो फिर ये तो बीजांड द्वारी प्रवेश हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा, ये यहां तक तो आएगी और फिर यहां से सीधा किस में एंटर कर जाएगी? अध्यावरण को भेद करके अध्यावरण में धंस जाएगी। अब बताइए पराग नलिका ने बीजांड में कहां से प्रवेश किया? अध्यावरण से प्रवेश किया। तो तीसरा टाइप आप ही बता दीजिए क्या होगा? क्या होगा? ये होगा अध्यावरणी प्रवेश, क्योंकि अध्यावरण से प्रवेश किया है, अध्यावरणी प्रवेश होगा। क्या होगा? अध्यावरणी प्रवेश। और ये अध्यावरणी प्रवेश किन पादपों में पाया जाएगा? तो अध्यावरणी प्रवेश पाया जाता है कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में। किसमें पाया जाता है? तो इसका उदाहरण लिखना आप, कुकुरबिटेसी कुल के पादप। तो ये हो गया अध्यावरणी प्रवेश। तो देखिए हमने पहला टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया। क्या? पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश तीन प्रकार से होता है, बीजांड द्वारीय प्रवेश, निभागी प्रवेश, अध्यावरणी प्रवेश। बीजांड द्वारीय प्रवेश में क्या होता है? पराग नलिका बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करती है, उदाहरण अधिकांश पादप। निभागी प्रवेश में क्या होता है? पराग नलिका सीधा निभाग से ही बीजांड में प्रवेश कर जाती है, उदाहरण केजुराइना, जुगलेंस, बिटूला। अध्यावरणी प्रवेश में क्या होता है? पराग नलिका अध्यावरण के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है, उदाहरण कुकुरबिटेसी कुल के पादप। बात करें अगर दूसरे टॉपिक की, क्या पराग नलिका ने बीजांड में तो प्रवेश कर लिया, अब बीजांड की सबसे भीतरी रचना क्या है? भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश में कहां से एंट्री है? अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई भ्रूणकोश में भी ऐसा सीधा डायरेक्ट आ जाएगी, है ना, ये जहां से एंट्री गई है वहां से ही सीधा भ्रूणकोश में धंस जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। इस बात को बहुत विशेष ध्यान से आप नोट कर लेना। देखिए टॉपिक क्या हो जाता है, अब मैं इसी में आपको समझा दूंगा, बस टॉपिक का आप ध्यान रखिए। अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाता है, या यहां समझ लेते हैं, इधर समझ लेते हैं ना, कि अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है पराग नलिका का बीजांड में एंट्री तो हो गया, अब बीजांड के बाद कहां जाएगी? भ्रूणकोश में। तो लास्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। अब देखिए भ्रूणकोश में प्रवेश
कहाँ से होगा? पहली बात तो ये बात पर ही हमें ध्यान देना है। तो पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, ये भ्रूण कोश अंदर, ये भ्रूण कोश है ना, इसमें प्रवेश कहाँ से होगा? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, चाहे बीजांड में पराग नलिका कहीं से भी एंटर करे, लेकिन भ्रूण कोश में एंट्री हमेशा कहाँ से होगी? इस वाले भाग से। यानी कौन सा भाग है ये भाग है बीजांड द्वारी भाग। तो बहुत विशेष आपको ध्यान रखना कि पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश सदैव कहां से करती है? बीजांड द्वार से करती है। ठीक है, चाहे वो बीजांड में कहीं से भी गई है, लेकिन भ्रूण कोश में कहां से जाएगी? बीजांड द्वार से जाएगी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको विशेष आपको ध्यान रखना है। जैसे अब पिछले चित्रों को, पिछले टाइप्स को हम देखते हैं। यहां हमने क्या देखा था? तो देखिए इन तीनों टाइप्स को देखते हैं। यहां आपने क्या देखा? बीजांड द्वारी पर, बीजांड में कहां गया? बीजांड द्वार से, और यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां से ही ये अंदर भी प्रवेश कर जाएगा, तो बीजांड द्वारी प्रवेश हो गया। लेकिन यहाँ क्या होगा? अब यहाँ से बीजांड में तो कहाँ से प्रवेश किया? निभाग से। अब निभाग में प्रवेश करने के बाद ये पराग नलिका क्या करेगी? अब ये पराग नलिका यहाँ से ऐसे मूव करेगी आगे, और इन अध्यावरणों से गुजरती हुई आगे बढ़ेगी, और अध्यावरणों से गुजरती हुई आगे बढ़ेगी। फाइनली भ्रूण कोश में कहाँ से एंट्री होगी? वापस वही बीजांड द्वार से ही एंट्री होगी। इसी प्रकार ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा। इसमें भी क्या होगा कि बीजांड में एंट्री तो कहां से हुई? अध्यावरण से, लेकिन अब अध्यावरण में ये इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, अध्यावरणों में ही आगे बढ़ेगी पराग नलिका, और फाइनली भ्रूण कोश में एंट्री कहां से होगी? भ्रूण कोश में एंट्री यहां पर भी बीजांड द्वार से ही होगी। तो इस बात को विशेष ध्यान में रखना कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 स्थानों से हो सकता है, लेकिन भ्रूण कोश में प्रवेश एक स्थान से ही होगा। कहां से? बीजांड द्वार से। अब स्टूडेंट एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि पराग नलिका सदैव बीजांड द्वार से ही भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। लेकिन जब यहाँ बीजांड द्वार से पराग नलिका इस भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी, तो उस समय क्या क्या परिवर्तन होंगे? वो मुख्य परिवर्तन क्या क्या हैं जब प्रवेश के दौरान होंगे? तो इन परिवर्तनों पर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पराग नलिका के भ्रूण कोश में प्रवेश के दौरान क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखिए क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन जो होता है, पराग नलिका जैसे ही इस बीजांड द्वार के पास यहाँ पहुंची है, जैसे ही बीजांड द्वार के पास पहुंची है, वैसे ही क्या होगा कि इन 2 सहायक कोशिकाएं हैं और एक अंड कोशिका है। तो इन 2 सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, तथा यहाँ पर एक तंतु रूपी संरचना इस प्रकार से बना लेगी। अब मैं इसको यहाँ बनाऊं तो पहला परिवर्तन क्या हुआ? पहला परिवर्तन यह हुआ कि जो यहाँ 2 कोशिकाएं हैं, 2 सहायक कोशिकाएं, उसमें से पहली कोशिका नष्ट होकर के इस प्रकार से क्या बना ली? यहाँ पर एक तंतु रूपी संरचना बना ली, तंतु रूपी समुच्चय बना लिया। और इस तंतु रूपी समुच्चय के माध्यम से ही मैंने कल भी बताया था आपको कि यहीं से पराग नलिका को अंदर प्रवेश करने का क्या मिल जाता है? मार्ग मिल जाता है। अगर आपने कल के क्लास को ध्यान से पढ़ा है तो मैंने बताया था कि इस कोशिका से जो तंतु रूपी समुच्चय, तंतु रूपी रचना बनती है, इसी से इसके आगे का भाग रेप्चर हो जाता है और यहाँ से एंटर करती है अंदर, और 2 जो अंदर नरयुग्मक हैं वो भ्रूण कोश में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है? तो इसके अलावा दूसरा परिवर्तन होगा कि जैसे ही ये पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश, ये तो बीजांड द्वार पर पहुंची तब तो ये घटना हो गई। अब अंदर प्रवेश करते ही दूसरी सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाती है, और इस पराग नलिका को अंदर पहुंचने पर तुरंत क्या देती है? पोषण देती है ना। और यहां पर छिद्र उत्पन्न होता है। छिद्र उत्पन्न करने का काम ये सेकंड वाली सहायक कोशिका के समय होता है जब ये पोषण देती है। तो इसको आप ध्यान रखना। तो दोनों सहायक कोशिकाएं नष्ट हो गई, एक ने अंदर आने का मार्ग दिया, एक ने ऊपर की जो टिप था, इसका ऊपर का जो शीर्ष था उसको रैप्चर करके यहाँ पर एक छिद्र उत्पन्न इसमें कर दिया। अब छिद्र उत्पन्न करने के बाद क्या होगा? तो छिद्र उत्पन्न करने के बाद की घटना मैंने पहले भी बताई थी। अब अंदर क्या बचा? तो अंदर ये 3 तो प्रतिमुखी कोशिकाएं बची, एक ध्रुवीय कोशिका बची और एक
अंड कोशिका बची, क्योंकि बाकी दोनों कोशिकाएं तो क्या हो गई, नष्ट हो गई। यहाँ पर छिद्र बन गया था, छिद्र बन गया तो अब आगे की घटना क्या होगी कि जो अंदर दो नरयुग्मक आ रहे थे वो दोनों नरयुग्मक कहाँ ट्रांसफर हो गए, भ्रूण कोश में ट्रांसफर हो गए। अब भ्रूण कोश में इन नरयुग्मकों के ट्रांसफर के बाद आगे क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।